डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th में बच्चे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। नेम ऑफ द टॉपिक इज फ्रिक्शन एंड व्हाट वी मीन बाय फ्रिक्शन। यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके अराइज होंगे। नंबर 1, फ्रिक्शन है क्या? नंबर 2, फ्रिक्शन अराइज कैसे होता है? एंड नंबर 3, व्हाट आर द कॉजेज एंड व्हाई दिस फ्रिक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो आई एम कमिंग टू द डेफिनेशन नंबर 1, व्हाई व्हाट द फ्रिक्शन इज। लेट अस सपोज वी आर हैविंग two surfaces in contact. This is your surface number 1 and this is the another body which is kept over the surface number 1, right? This is surface number 1 and this is the second body which is kept over the same surface. अब होगा क्या यहाँ पे? जब आप इस बॉडी पे कोई अप्लाइड फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन पे, फॉर एग्जांपल दिस इज योर अप्लाइड फोर्स दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय F। तो बेटा जैसे ही मैं यहाँ अप्लाइड फोर्स लगाऊंगा, ये सरफेस सी, दिस इज माय सरफेस नंबर 1 एंड दिस इज माय सरफेस नंबर 2। आप एक सरफेस के ऊपर अप्लाइड फोर्स लगाओगे तो दूसरा सरफेस फर्स्ट सरफेस के ऊपर स्लाइड करेगा। फाइन, इट इज हैविंग द मोशन ओवर द सेकंड सरफेस एंड ड्यूरिंग दिस मोशन देयर इज द रिस्ट्रिक्शन ऑफर्ड बाय द फर्स्ट सरफेस टू द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। और ये जो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे ऑफर करी जाती है सरफेस सी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फ्रिक्शन और इसको हम लोग बोलते हैं force of friction. It means force of friction is what? Force of friction is nothing. It is the force which is opposite to the direction of motion on a given body, right? I hope this definition is clear to everyone. ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम ही आपको एक्सप्लेन कर देगी itself कि what the friction is. Sliding is going on और moving is going on. ये भी the rolling one. जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है या मूव करती है तो जो पोर्शन उस बॉडी का कांटेक्ट में आएगा वहां पे मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स बनेंगे और ये वो बॉन्ड्स हैं जो बॉडी की मोशन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। आप अप्लाइड फोर्स लगाओगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बट व्हेनेवर वी आर अप्लाइंग द अप्लाइड फोर्स तो ये वाला पोर्शन उस अप्लाइड फोर्स को रिस्ट्रिक्ट करेगा इन अ डायरेक्शन अपोजिट and that is responsible for defining the term is known as friction, right? So this is how we can define the friction. अगर बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में हुई, फाइन, मान लो आपकी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो व्हाट आई कैन से दिस अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बच्चे उस केस में अप्लाइड फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर। मान लो इस बॉडी का मास है m, स्मॉल m इज द मास ऑफ द बॉडी, तो वेट इज ऑलवेज हैंगिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी, वेट w इज इक्वल टू mg एंड वी नो कि सरफेस इज ऑलवेज ऑफरिंग अ नॉर्मल रिएक्शन व्हिच इज इन अ डायरेक्शन अपवर्ड। तो अगर मैं इस बॉडी को बोलूंगा बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम और बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको बता दी, अप्लाइड फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नंबर 2, कभी आपने भी देखा आपकी बॉडी ऐसे मूव करती है, इट इज जस्ट हैविंग द मोशन अप डाउन, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? नॉर्मल रिएक्शन R इज ऑलवेज इक्वल टू mg। इट मींस नॉर्मल रिएक्शन हमेशा किसके बराबर होगी? दैट इज इक्वल टू mg। सो दीस टू इक्वेशंस आई हैव टू कीप इन आवर माइंड that when the body is in rest then applied force is equal to force of friction and normal reaction is always equal to weight of the body, right? So what the friction is? Again I am reminding you, friction is basically equal to what? A force which is acting in a direction opposite to the applied force, fine, and this area of contact that is very important, right? Second, मैंने आपको बोला था कि यहाँ हम तीन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। व्हाट इज द फ्रिक्शन, व्हाई दिस फ्रिक्शन इज कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस, व्हाई दिस फ्रिक्शन इज कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस। फाइन, तो बच्चे ये फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में क्यों आएगा? इट इज बेसिकली द रफनेस ऑफ द सरफेस। अब ये रफनेस क्या होती है? आपको जो सरफेस स्मूथ दिख रहा है, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है मेरे सामने या स्मार्ट बोर्ड है, इंटरेक्टिव पैनल है, आपको लग रहा है कि दिस इज वेरी स्मूथ, लेकिन अगर आप इसको फिंगर से टच करें या माइक्रोस्कोप या किसी और इंस्ट्रूमेंट से देखें तो यहाँ पे भी आपको रफनेस नजर आएगी। रफनेस का मतलब क्या होता है? इट इज नॉट हैविंग सो स्मूथ सरफेस एज माय फिंगर स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसको बोलते हैं रफनेस। तो किसी भी रफ सरफेस को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेट अस सपोज दिस इज अ रफ सरफेस, फाइन।
अब आप क्या करेंगे, दिस इज वन सरफेस। अभी अभी मैंने आपको बताया फ्रिक्शन के लिए एक सरफेस होता है विच इज द डाउन सरफेस एंड अनदर वन सरफेस इज कमिंग फ्रॉम द टॉप। अब आप इस रफ सरफेस पे जब किसी दूसरे सरफेस को रखेंगे या किसी दूसरी बॉडी को रखेंगे तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर जो है वो जनरेट हो जाएगी। फाइन, अब आप देखो ये पॉइंट्स, सी दीस पॉइंट्स, इन पॉइंट्स पे क्या हुआ, इंटरलॉकिंग। व्हाट आई मीन बाय इंटरलॉकिंग, मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो फर्स्ट सरफेस के थे वो सेकंड सरफेस के साथ इंटरलॉक हो गए यहाँ पे, राइट। और ये इंटरलॉकिंग है दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द फ्रिक्शन। आप फोर्स लगाएंगे सरफेस नंबर 2 पे, लेकिन वो फोर्स सबसे पहले क्या करेगी, इनको ब्रेक करने की कोशिश करेगी। जब आप इनको ब्रेक करेंगे देन द बॉडी इज स्टार्ट मूविंग ओवर द फर्स्ट सरफेस, राइट। तो जो एनर्जी हमारी यहाँ पे वेस्ट होगी या जो फोर्स हमारा यहाँ पे वेस्ट होगा टू मेक द इंटरलॉकिंग और टू जस्ट मेक दिस इंटरलॉकिंग फ्री फ्रॉम वन अनदर, दैट इज बेसिकली रिस्पांसिबल फॉर डिफाइनिंग द फ्रिक्शन। फाइन, आई होप दिस इज क्लियर। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको क्या मिला कि व्हाई द फ्रिक्शन इज टेकिंग प्लेस, it is basically the roughness of the surface which is responsible for the friction to take place, right? So in the state of rest I told you R is equal to mg and F is equal to F, okay? लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी, ये वाली बॉडी इस फर्स्ट सरफेस के ऊपर अपनी मोशन करे तो अप्लाइड फोर्स हमेशा ज्यादा होना चाहिए, किससे, योर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, देन यू आर एबल टू मूव ओवर द सरफेस, right? So this is question number 1, what is friction, and this is question number 2, why the friction is taking place, right? Come to the question number 3. अब question number 3 में मैं आपको आंसर दूंगा types of friction। फ्रिक्शन कितनी तरह के होते हैं हमारे पास, types of friction, how many types of friction we people have and how we can define these frictions। बेटे frictions are basically classified into 3 types। फर्स्ट वन इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन, नाम से ही आपको पता चल जाएगा कौन सा फ्रिक्शन है ये। द फर्स्ट वन इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब पता लग गया आपको, स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट। अब ये वो फ्रिक्शन है जो जनरेट होगा आपकी बॉडी में जब आपकी बॉडी किसमें होगी, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। फाइन, सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। Let us suppose this is first surface and over this surface I kept another body that is represented by a block, right? अब मेरे पास इस बॉडी का जो मास है that mass is represented by small m. So what are the forces acting? Number 1, it is the weight of the body which is hanging in vertically downward direction, and second one is the normal reaction that is represented by R. Fine, बच्चे मैं अप्लाइड फोर्स लगाऊंगा इस डायरेक्शन में, और अभी अभी मैंने आपको ऊपर बोला इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स देयर इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा वो Fs लिखेंगे, व्हाई, स्टैटिक इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। नाउ व्हाट आई टोल्ड यू, मैंने आपको ये बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। तो आप यहाँ से असेस करो, आप यहाँ से बताओ जब बॉडी आपकी स्टेट ऑफ रेस्ट में होगी व्हाट हैपेंड हियर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कंपोनेंट जो है आमने सामने के बैलेंस हो जाएंगे। फाइन, सो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट व्हाट हैपेंड, माय फर्स्ट इक्वेशन हियर इज नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंस्ड बाय वेट दैट इज इक्वल टू mg, and second thing is applied force is equal to static force of friction. It means this applied force is represented by Fs. तो बेटा जब भी आप अब बात करेंगे static force of friction means body हमेशा किसमें रहेगी, body is always in a state of rest. Fine, this is the type 1 friction, that is the static friction. Come to the type 2. The type 2 friction is known as limiting force of friction, right? What I mean by this limiting force of friction, this term is different than the static friction. तो इससे मेरा क्या मोटिव है? What is the meaning of this term? अब आप ध्यान से देखिए अपनी फर्स्ट डायग्राम पे, मैं क्या करूंगा इस फर्स्ट डायग्राम में, मैं धीरे धीरे इस फोर्स को बढ़ाऊंगा। भाई मेरे को तो बॉडी मूव करनी है सरफेस के ऊपर, मैं जैसे इस फोर्स को बढ़ाऊंगा आपकी बॉडी का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑफर्ड बाय द सरफेस। फाइन,
लेकिन ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम कहां तक बढ़ सकता है? इट विल डिपेंड अपॉन द सरफेस, राइट? तो एक बार अगर आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम हो गया, उसके बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोबारा इंक्रीज नहीं हो सकता, समझ गए? लेकिन आप फिर भी कंटिन्यूअसली इस फोर्स को इंक्रीज करेंगे, व्हाट विल हैपन? अब आपकी बॉडी उस वर्स पे है जहां वो स्टार्ट मूविंग ओवर द सेकंड सरफेस, राइट? तो वो वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन जिसके बाद अगर आपने फोर्स को थोड़ा सा भी बढ़ा दिया, आपकी बॉडी मूव करना शुरू कर देगी। उस मैक्सिमम फ्रिक्शन को नाम दिया जाता है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। क्या बोला मैंने? आप धीरे धीरे इस फोर्स को बढ़ाएंगे, जैसे आप फोर्स को बढ़ाएंगे ये सरफेस उतना ही मैक्सिमम फ्रिक्शन भी देगा, फाइन। लेकिन बच्चे फ्रिक्शन डिपेंड करता है सरफेस के ऊपर, तो फ्रिक्शन की एक प्लेस पे जाके मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, मींस उसके बाद फ्रिक्शन कभी भी इंक्रीज नहीं होगा, फाइन। आपने उसके बाद अगर फोर्स को थोड़ा सा भी बढ़ा दिया तो आपकी ये सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी के ऊपर स्लाइड करना शुरू कर देगी, फाइन। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन, व्हाट आई सेड यू, कि आपके फ्रिक्शन की ये मैक्सिमम वैल्यू जब बॉडी किसमें है? इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। This maximum value of the friction when body is in the state of rest, that is basically known as limiting force of friction. And again remind one thing, limiting force of friction when the body किसमें होगी? It is again in the state of rest, but now it is on the verge of sliding over the second surface. Means अगर आपने फोर्स थोड़ा सा भी बढ़ा दिया तो आपकी बॉडी सेकंड सरफेस के ऊपर मूव करना शुरू कर देगी, राइट? कम टू द थर्ड टाइप ऑफ फ्रिक्शन। The third type of friction, अब आपको क्लियर हो गया कि मेरी बॉडी उस वर्स पे आ गई है जहां पे वो मूव करना शुरू कर देगी। So third type of friction is known as kinetic friction, and I think you people understood what I mean by kinetic. Kinetic का मतलब ही यही होता है, kinetic energy, body is moving. It means ये फ्रिक्शन की वो टाइप होगी जब आपकी बॉडी सेकंड बॉडी के ऊपर मूव करेगी, फाइन। सो व्हाट आर द वेरियस फोर्सेस? माय फर्स्ट फोर्स इज वेट व्हिच इज हैंगिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड माय सेकंड फोर्स इज नॉर्मल रिएक्शन, फाइन। दिस नॉर्मल रिएक्शन इज नॉर्मल टू द सरफेस, दे आर गोइंग टू बैलेंस ईच अदर, क्योंकि बॉडी कभी भी ऐसे मूव नहीं करती है। योर अप्लाइड फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन and now the body is moving। तो बेटा जो फ्रिक्शन यहाँ पे आएगा उस फ्रिक्शन को नाम दिया जाएगा Fk। K का मतलब है काइनेटिक, and in this case your applied force is greater than Fk, that's why your body is able to move over the second surface। So these are certain types of friction, fine। I hope you people understood today what are the various terms। Number one, friction, friction होता क्या है? Number two, how the friction is generated। Number three, what is the cause of the friction? And number four, what are the different types of friction? मैं next lecture में आपको इसी की next terms के बारे में बताऊंगा कि what is the graph between the force of friction and applied force and the other terms। So kindly if you have any problem, give comment in the comment box। Thank you very much।